नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और सबसे पहले बात करेंगे उस आहट की जिसने मई महीने में ही लोगों को खौफजदा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से बारिश की मार झेल रहे बिहार में अब बाढ़ की आहट हो गई है। जी हां, नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर में समय से पहले बाढ़ आ गई है। बागमती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है और राई के कई गांव में बागमती पर बनाए गए चचरी पुल बह गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और राई के अतरार में चचरी पुल ध्वस्त हो गया है तो बेनीपुर में तटबंध में कटाव हो रहा है। उधर कटरा में बागमती पर स्थित पीपा पुल पर दोनों ओर का अप्रोच बह जाने से प्रखंड के 14 पंचायतों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। जान जोखिम में डालकर लोग बागमती नदी पार कर रहे हैं। कटरा पीपा पुल से हालात का जायजा लिया संवाददाता सुधीर कुमार ने। नेपाल में हो रही लगातार बारिश और यास चक्रवात की वजह से जो बारिश हुई है उसके कारण मुजफ्फरपुर में समय से पहले बाढ़ आ गया है। आप देखिए, अभी हम लोग बागमती नदी के इस कटरा स्थित पीपा पुल पर हैं और यह पीपा पुल जो है बिल्कुल यहाँ का लाइफलाइन है। लाइफलाइन इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ की जो 22 पंचायत है उनके 22 पंचायतों में से 14 पंचायत को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का यह साधन है। और आप देखिए, पीपा पुल की हालत पहले से ही जर्जर है। दोनों तरफ से इसके जो डाइवर्जन है वो बह गए हैं। तो क्या स्थिति, हम लोग स्थानीय से जानने का क्या हालत है बाढ़ के, कैसे कैसे परेशानी? बाढ़ की हालत ये है कि समय से पूर्व ही बाढ़ इस बार आ गई है और यहाँ की सरकार की कोई व्यवस्था होती नहीं है। हम लोग अपने जान पर खेल के चंदा चुटकी ग्रामीणों के सहयोग, अपने 10-20 आदमी के सहयोग से इसको चालू रखते हैं और जनता से जो शुल्क लेते हैं उसके लिए अभी क्या दशा है अभी यहाँ? अभी क्या है, ये तो देखिए रहे, डाइवर्सन टूट गया, दोनों साइड से अप्रोच खत्म हो गया है। तो जनता के सहयोग से अपना खर्चा से मिस्त्री लगाए हुए हैं, चचरी बना रहे हैं, मिस्त्री से हुआ देख रहे हैं। पीपा आवागमन कितना प्रभावित है, कनेक्टिविटी कितनी प्रभावित? 14 पंचायत इधर पड़ता है। 14 पंचायत का एक मुख्य यही मार्ग है जो यही पीपा पुल सहारा है, जो ब्लॉक स्तर और जिला से जुड़ता है। जो भी इमरजेंसी हो यही है। उधर सरकार का व्यवस्था है, जो PWD बना रहा है, उधर रोड खत्म है, अभी पुल चालू नहीं किया गया है। कितनी परेशानी है देखिए, ये जान जोखिम में डालकर ये गाड़ी जो लोग लेकर जा रहे हैं, तो जान जोखिम में डालकर ये लोग इस पीपा पुल से पार कर रहे हैं। इसका जो डाइवर्जन है, इसकी कनेक्टिविटी टूट जाने की वजह से। और इसके अलावा अगर बात करें मुजफ्फरपुर के, तो औराई में भी बागमती नदी का पानी इतना बढ़ गया है कि कई सारे चचरी पुल वहाँ ध्वस्त हो गए हैं। अतरार में जो चचरी पुल बनाया गया था वह ध्वस्त हो गया है और इसकी वजह से लोगों की परेशानी यहाँ काफ़ी बढ़ गई है। और आप देखिए कि ये अभी बाढ़ से पहले के हालात हैं। अगर इसे नहीं संभाला गया तो हालात इससे भी बिगड़ सकते हैं और 14 पंचायतों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाला यह एकमात्र पीपा पुल ध्वस्त हो सकता है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। यास तूफान के कारण हुई बारिश से शिवहर में बागमती नदी उफान पर है, जिसे लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नेपाल के तराई हिस्से में हुई बारिश के कारण बागमती नदी का जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। संभावित खतरे को देखते हुए डीएम सज्जन राजशेखर ने पिपराही के बिलवा में बागमती नदी के तटबंधों का जायजा लिया। डीएम ने बागमती प्रमंडल के अभियंताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी सूरत में तटबंध की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो और जहां जहां रन कट हुए हैं, साथ ही जहां भी कटाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसे युद्ध स्तर पर ठीक करने का निर्देश दिया है। अचानक आई बागमती नदी में बाढ़ ने सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचा दिया है। खासकर सब्जी की खेती और तरबूज की खेती को भारी नुकसान हुआ है। अभी वो ट्रेंड है जो कम हो रहा है, यहाँ का वृद्धि है नहीं हो रहा है। सुबह से थोड़ा सेटल हो गया, फिर भी वहाँ पे आगे जो बांध का जो मरम्मती का कार्य है और एंटी इरोशन का काम पर समीक्षा किए तो प्रॉपर चल रहा है। और इसके यहाँ के लोकल पदाधिकारी लोग भी वो अपना अपना जांच प्रतिवेदन दिया है बांध का, इसका कार्य का स्थिति वो भी उसके आधार पर हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बागमती डिवीजन का डायरेक्शन दिया गया है, उसके थोड़ा सा मरम्मती करें जहाँ जहाँ। गोपालगंज में गंडक नदी पर बने सारण बांध की मजबूती को लेकर बनाया गया बेड वॉल लगातार नदी में धंस रहा है, जिसे लेकर बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है।
आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने सारण बांध का निरीक्षण करने पहुंचे और अनियमितता पर सरकार को घेरा। विधायक ने कहा कि स्थानीय लोग बाढ़ की आशंका से डरे हुए हैं और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग करेंगे। इसमें भी नीचे से लोगों को लाना था। यास तूफान के कारण नवादा जिले में हुए लगातार बारिश से सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण इलाकों में पड़ा है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। जिले के कई प्रखंडों में कुछ मकानों के भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। सीतारामपुर गांव में बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति बन गई। ये स्थिति बरसात और एनएच के चौड़ीकरण कार्य के कारण हुआ है, क्योंकि गांव से पानी निकालने का रास्ता मिट्टी भरने के कारण बंद हो गया है। सीतारामपुर गांव में पूरा मुसहरी में डूबा हुआ है पानी से। रोड बना है, पूरा रास्ता जाम कर दिया, पानी निकास नहीं है, इसलिए बुरी तरह से 2 रोज से यहाँ पूरा अनाज घर द्वार पूरा डूब गया है। कितना घर प्रभावित हुआ है? प्रभावित 100 घर है। बिहार में यास तूफान आकर चला गया, लेकिन इस दौरान बारिश से तबाही की जो निशान छोड़ गया उसे मिटने में काफी समय लग जाएगा। बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पटना के जल्ला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किसान सब्जियों की खेती करते हैं, जिनमें कई ऐसे हैं जो भूमिहीन होते हुए भी पट्टे पर खेत लेकर सब्जी उगाते हैं। लेकिन बारिश के कारण फसलें डूब जाने से सब कुछ खत्म हो गया है और किसान अब कराह रहे हैं। जल्ला क्षेत्र में नुकसान का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। यास चक्रवात के कारण हुई भीषण बारिश में राजधानी पटना के लोगों को तो तबाह किया ही, जो भूमिहीन किसान हैं वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। इस वक्त हम राजधानी पटना के जल्ला इलाके में हैं और जल्ला इलाके की तस्वीर ये देखिए। सैकड़ों एकड़ में यहाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं और भारी बारिश की वजह से पूरा क्षेत्र जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सब्जियां नष्ट हो गई हैं, चाहे वो भिंडी हो, प्याज हो, बोरो हो, नेनुआ हो, तमाम जो सब्जियां हैं वो पानी में पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और निश्चित तौर पर किसानों, जो भूमिहीन किसान हैं, उन किसानों को काफी परेशानी हुई है, उनकी संपत्ति नष्ट हुई है। चारों तरफ जलमग्न ये इलाका है और ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर भिंडी की फसल है और अब करीब करीब फसल तैयार हो रही थी और अभी 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद इस फसल को निकालना था, लेकिन पानी ने किसानों का सब कुछ बर्बाद कर दिया। खासकर जो पट्टे पर किसान जमीन पट्टे पर लेते हैं सालाना, उनको काफी क्षति हुई है आर्थिक तौर पे। एक किसान है जो अपनी फसल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें क्या नुकसान हुआ है। हम इनसे बात करते हैं। पेड़ सड़ा हुआ है, जड़ी वो पेड़ है, सब हम लोग का नुकसान हो गया। अभी तोड़ने वाले थे सब्जी, अब क्या टूटेंगे, वर्षा में सब डूब गया। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये करीब 100 एकड़ जमीन है। इसमें भिंडी था, तोरई था, करेला था, नेनुआ था, बाकी जो पड़ी थे उस सब में प्याज था, सब प्याज डूब गया। प्याज भी डूब गया? प्याज भी डूब गया है। अब हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? आप लोग पट्टा पर लेते हैं? पट्टा पर लेते हैं। 30,000 रुपये बीघा खेत है। कैसे? सालाना है। तो भरपाई अब कैसे होगा? अब कैसे करेंगे? अब क्या, कहाँ से करेंगे? घर द्वार बेचना पड़ेगा, क्या करेंगे? हम लोग को कुछ नहीं इसमें मिलने वाला है और जो भी सरकार अगर इशू भी करते तो जिनके पास रसीद है उनको ही पैसा देंगे। हम लोग को क्या देंगे? भूमिहीन हम लोग हैं, हम लोग कहाँ से करेंगे? हमारा भिंडी है, 2.5-3 बीघा में भिंडी लगा हुआ था, 4 बीघा में प्याज था, सब डूब गया। 2 बीघा में हम लोग रोते हैं, घबरा रहे हैं, मर रहे हैं। जैसा हम लोग की परिस्थिति है हम लोग मर रहे हैं, हम लोग क्या करें? आंखों से आंसू छलक रहे। जाहिर सी बात है कमर तोड़ दी है बारिश ने और बारिश के बाद ऐसे भूमिहीन किसानों को काफी परेशानी होती है। एक और है यहाँ पर कृषक, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। इस बार विपदा ज्यादा ही आ गई, बहुत ज्यादा पानी आ गया है। पानी इतना ना आ गया कि एक ही दिन के वर्षा में सब कुछ डूब गया। दूर दूर तक देखिए, जो यहाँ पर आपको जमीन दिखाई दे रही है, पानी में पूरी तरीके से ये जमीन डूब गई है और किसानों ने प्याज की फसल भी लगाई थी बहुत उम्मीद के साथ, बहुत आस के साथ। कई किसान अब कर्ज में डूब गए हैं और ये विडंबना जो है किसानों को तोड़ती है। निश्चित तौर पर जो हालात बने हैं, अगर नगर निगम सचेत रहता तो शायद ये बारिश का पानी इस क्षेत्र में नहीं होता, इस तरीके से ये क्षेत्र जल प्लावित नहीं होता और शायद किसानों को अपनी गाढ़ी कमाई इस तरह से खोनी नहीं पड़ती। आज किसान लूटते नजर आ रहे हैं और यही दर्द जो है उनकी आंखों में नजर आते हैं जब आंखों से बात करते हुए आंसू भी छलक पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वैसे बच्चियों जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको बाल सहायता योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जिन अनाथ बच्चियों के अभिभावक नहीं है, उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराया जाएगा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सरकार 18 साल की उम्र तक हर दिन 1500 रुपए देगी। साथ ही शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार की पूरी योजना क्या है, इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से बात की हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। कोरोना के कारण जिन बच्चों के माता पिता गुजर गए हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने बड़ी योजना शुरू की है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, अब राज्य सरकार भी उन बच्चों के साथ खड़ी हो गई। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं। सर, ये जो आप लोग शुरू कर रहे हैं, क्या योजना है, किस तरह से ये काम करेगा? देखिए, इसमें राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं और माता पिता में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो, तो राज्य सरकार की ओर से 18 वर्ष तक उसे 1500 रुपया की राशि उसे दी जाएगी। और ऐसे बच्चे जिनके प्रतिपालक नहीं हैं या बिल्कुल वो अनाथ हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तो उन्हें बाल गृह में रखकर सारी सुविधाएं दी जाएगी। शिक्षा से लेकर उसके भोजन और रहने की सारी व्यवस्था सरकार करेगी। ये 18 साल तक होगा जी। और एक निर्णय हम सबों ने और लिया है कि ऐसी बच्चियां जो मतलब उन्हें पढ़ना है, पढ़ाना भी है, तो उसे नज़दीक का जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, उसमें उसके प्रवेश में हम सब प्राथमिकता देंगे, जैसे कि उसका पठन पाठन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के जो हॉस्टल हैं, छात्रावास है, वहाँ रहकर वो कर सके, जिससे कि वो पढ़ लिख कर वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। बिल्कुल, तो एक बड़ी राहत है जिस तरह से केंद्र सरकार ने 18 साल के बाद उन बच्चों को जिनके माता पिता इस कोरोना काल में काल कलवित हो गए, उनको उनकी जिम्मेदारी उठाने की बात कही। अब राज्य सरकार ने भी कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर जिस तरह से घोषणा की है कि 1500 रुपये इस तरह के बच्चों को दिया जाएगा, तो ये एक बड़ी पहल कह सकते हैं। और इसका लाभ ऐसे बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता इस कोरोना काल में अब नहीं रहे हैं। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना ने गांव में कहर बरपाया है। राजधानी से कुछ ही दूर वैशाली के मंसूरपुर गांव में कोरोना का कहर ऐसा टूटा कि लोग पलायन को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। बंद घर, दरवाजों पर लटके ताले, सूनी पड़ी गलियां। ये तस्वीर है वैशाली के मंसूरपुर गांव की, जहां कोरोना से हो रही मौत के खौफ के बाद लोग अपने गांव छोड़ने को मजबूर हैं। कोरोना की वजह से बिहार के कई गांव में कई लोगों की मौत हुई। ऐसा ही एक गांव है वैशाली जिला में मंसूरपुर, जो राघोपुर विधानसभा में पड़ता है। और इस गांव में अब तक जो जानकारी मिल रही है कि 17 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई। कोरोना सांसों को तो छीन ही रहा है, साथ ही रिश्तों की डोर को भी कमजोर किया है। मंसूरपुर गांव में भी कोरोना से परिवार के सदस्य की मौत के बाद गांव वालों ने भी मुंह मोड़ लिया था। अच्छा, इस घर में इतनी विपदा आ गई, आप लोग कभी कोई देखने नहीं आए इस घर में? तो सर कैसे देखेगा, आदमी को डर लगता था। सब बोलता था जाएगा तो तुमको भी हो जाएगा कोरोना, तो इसके वजह से। और इनको लड़का फड़का सब यहाँ से छोड़ के चले गए, बेचारी एक माँ थी वो भी डेट कर गई। और उसके बाद ये लोग अपना सामान वामान यहाँ से लेकर के यहाँ चले। एक दूसरे को मतलब हाथ छूने तक के भी यहाँ ये था, मुश्किल था। इतना भय बढ़ गया था। लास्ट में इनको राशन पासे जो है तो बगल में है हमारा राशन दुकान जो है बाजार में, वो भी देना बंद कर दिया, इन लोगों बात करना बंद कर दिया। गाँव वालों ने स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर भी सवाल उठाया है।
गांव वालों का कहना है कि कोरोना कहर के बीच प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई नहीं पहुंचा। अच्छा, आप अगल बगल के अस्पतालों में भी गए थे, सरकारी अस्पताल में, वहाँ भी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हम यहाँ से राजापाकर भी गए थे और हाजीपुर भी गए थे, लेकिन वहाँ से कुछ हमको रिस्पांस नहीं मिला सर। तो कुदूस जी, आपकी पत्नी मतलब अस्पताल में, जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे थे जी, ये मतलब गांव में कई लोगों की मौत हो गई, तो कभी कोई जांचने के लिए यहाँ पर कोई आया था क्या? नहीं सर, इससे पहले कभी भी जांच के लिए कोई भी टीम नहीं आई है। तो आप लोग जो परिस्थितियाँ देख रहे थे गाँव में, तो आप लोग का भी इच्छा करते थे कि गाँव से बाहर निकल जाए? जी, ऐसा लग रहा था कि सब छूट मांग रहा है, कोई आसपास में आ नहीं रहा है, लोग किसी को देखने के लिए नहीं जा रहा है, ना कोई किसी के पास आ रहा है, रास्ते में जा रहे थे, ये रास्ता बंद कर दो, इधर समझ जाओ। मंसूरपुर गांव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। गांव के मुखिया ने तेजस्वी की चुप्पी पर सवाल उठाया है, साथ ही मुसीबत के मौके पर सुध नहीं लेने का भी आरोप लगाया है। हाँ, समस्या थी। मैंने बोला ना कि मुखिया का एक सीमित पद होता है। मैंने पुरजोर कोशिश किया, अपने वीडियो, अपने मेडिकल पदाधिकारी, उन लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, अपने प्रतिनिधि तेजस्वी यादव से बात करने की थी, लेकिन वो हाई प्रोफाइल नेता है भाई, उन्होंने गरीब से कोई मतलब है, नहीं गरीब मरे या जिए उससे कोई मतलब है। मंसूरपुर गांव में कोरोना से तबाही का मामला अब सियासी रूप भी लेने लगा है। जन अधिकार पार्टी की तरफ से गांव में कैंप कर मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जा रही है। हम लोग जन अधिकार पार्टी की पूरा मेडिकल टीम, डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर हैं, 4 टेक्नीशियन हैं और पूरा दवा के साथ उनको जरूरत पड़ेगा यहाँ इलाज करेंगे। और जो सीरियस होंगे उनको पटना में भी हम लोग व्यवस्था किए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाएंगे और समुचित इलाज कराएंगे जन अधिकार पार्टी अपने खर्चे पर। और पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके आए हैं, दवा भी है, इसके बाद सैनिटाइजर मशीन भी लेके आए हैं कि गाँव के आसपास जो मोहल्ले हैं उसको सैनिटाइज जन अधिकार पार्टी अपने से करेगी। हालांकि मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी नींद से जागा है। मामले को लेकर मेडिकल टीम का गठन किया गया है, जो जल्द ही तहकीकात के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन गांव वालों के पलायन को लेकर तो सवाल उठेंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी 20,000 गांव में सेवा ही संगठन कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत पटना में दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने स्लम बस्ती में जाकर गरीबों को खाना, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन दिया। जायजा लिया हमारे सहयोगी साकिब कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरे होने पर आज बीजेपी सेवा ही संगठन कार्यक्रम के जरिए लोगों की सेवा में जुटी हुई है। आप ये देखिए पटना में किस तरह से जो पटना दीघा विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है संजीव चौरसिया, वो यहाँ पर लोगों के बीच खाना, सैनिटाइजर, मास्क सभी चीजें यहाँ पर बांटा जा रहा है। और पार्टी ने यह तय किया है कि आज 20,000 जगहों पर ये जो कार्यक्रम है वो चलाया जाएगा और स्थानीय जो विधायक हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो लोगों की सेवा करेंगे। उनके बीच इस तरह के जो किट है, मास्क और सैनिटाइजर सभी चीज देखिए, इस किट में यहाँ पर साबुन है, मास्क है, सैनिटाइजर है, साथ ही साथ पानी और खाना, ये सब वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। हम एक बार बात कर लेते हैं। संजीव चौरसिया जी हैं, विधायक हैं बीजेपी के दीघा से। संजीव जी, आज सेवा ही संगठन कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के और एनडीए सरकार के 7 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर उत्साह है और सेवा के माध्यम से, सेवा ही संगठन के माध्यम से दीघा विधानसभा में अनेकों जगह कार्यक्रम 50-60 जगह करीब कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उसी क्रम में स्लम में नवकोठिया में हम लोग उपस्थित हैं और सेवा कार्य के माध्यम से सैनिटाइजेशन, साबुन, मास्क, भोजन, पानी सब इस सेवा के माध्यम से इस कोरोना के कार्यकाल में हम लोग सबके बीच में वितरित कर रहे हैं। युवा मोर्चा के साथी के साथ सब लोग यहाँ लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 7 साल पूरे हुए हैं और इस उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं सेवा ही संगठन कार्यक्रम पार्टी ने तय किया है और उसी के तहत ये तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं और बिहार के सभी जगहों पर लगभग 20,000 जगहों पर पार्टी के तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साकिब कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पाटलिपुत्र सांसद से और पूर्व राज्य मंत्री रामकृपाल यादव आज प्रधानमंत्री के 7 वर्ष पूरा होने पर गोनपुरा पंचायत के 2 टोलों में गरीबों के बीच राशन का वितरण किया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। कोरोना के डर पर गरीबी की मार भारी दिखी और लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आए, किसी तरह से राशन के लिए परेशान दिखे। निकलिए।
अरे उनको हटाइए ना, अरे जेंट्स बाहर निकालिए ना, जेंट्स को नहीं अगर आप हवाई यात्रा के शौकीन हैं तो 1 जून से आपकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। घरेलू विमानों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है, जो अगले महीने की 1 तारीख से प्रभावी हो जाएगा। विमानन मंत्रालय द्वारा साल में दूसरी बार किराए में बढ़ोतरी की गई है। इसके पहले भी जनवरी महीने में किराए में बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद से 40 मिनट तक के फ्लाइंग टाइम का न्यूनतम किराया 2300 रुपए से बढ़कर 2660 रुपए हो जाएगा। पटना से भी विभिन्न शहरों के किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी। विमानों के किराए में हुई बढ़ोतरी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। घरेलू विमानों के किराए में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बढ़ा हुआ किराया 1 जून से प्रभावी हो जाएगा। बढ़े हुए किराए के बाद अब पटना से भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई के किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो बढ़ोतरी की गई है उसके अनुसार 40 मिनट तक के फ्लाइंग टाइम का न्यूनतम किराया 2600 रुपया हो जाएगा, जो पहले 2300 रुपये था, यानी इसमें 13% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 40 मिनट से 1 घंटे के बीच फ्लाइंग का न्यूनतम किराया 3300 रुपये हो गया, जो पहले 2900 रुपये था। बढ़े हुए किराए में टैक्स और एयरपोर्ट डेवलपमेंट शुल्क यानी ADF शामिल नहीं है और इसका भुगतान यात्रियों को करना होगा। बढ़े हुए किराए के बाद अब पटना से कई शहरों का किराया बढ़ जाएगा। दिल्ली जो पहले 3300 से 11700 रुपये था, वो अब 4000 से 11700 रुपये हो जाएगा। मुंबई का किराया जो पहले 6400 से 20400 रुपये था, वो अब 7400 से 20400 रुपये हो जाएगा। कोलकाता का किराया जो पहले 2900 से 9800 रुपये था, वह अब 3300 से 9800 रुपया हो जाएगा। जबकि लखनऊ का किराया 2900 से 9800 रुपये था, वो बढ़कर 3300 से 9800 रुपये ही हो जाएगा। जबकि चेन्नई के लिए 6400 से 20400 किराया जो पहले था, वो अब 7400 से 20400 रुपये हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो बढ़ोतरी हुई है, इसका असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा और 1 जून से अब ये किराया प्रभावी हो जाएगा। वैसे भी कोरोना काल में यात्रियों की संख्या कम हो गई है। कई विमानें पटना एयरपोर्ट से रद्द हो रही हैं, लेकिन 1 जून से अगर आप हवाई सफर करते हैं तो आपकी जेब पर असर पड़ना लाजमी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।